नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं बीना सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। देश भर के किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी किया संवाद। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं नई किस्में। सेबी प्रमुख माधवी पुरीबुच ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से किया इनकार। बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में हिस्से का लगाया था आरोप। अडानी ग्रुप ने भी इन आरोपों को सिरे से किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी। यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का बसपा प्रमुख मायावती का ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में की समीक्षा बैठक। आरक्षण पर कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या पर विरोध प्रदर्शन जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल सुरक्षा उपायों को करने की अपील। और खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का स्टेज फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत ने 6 पदक जीत कर की अपने अभियान की समाप्ति। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। ये किस्में किसानों का खर्च कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। इस अवसर पर पीएम ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद किया। कृषि में जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में रविवार का दिन बड़ी सौगात साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागबानी फसलें हैं। ये किस्में उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागबानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि ये उनके कर्ज को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कृषि को आसान और मुनाफे का काम बनाने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन प्रयासों से न केवल किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित हो रही है, साथ ही उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी करने और किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से संवाद के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, हम अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज दिल्ली में फसलों की 109 नई किस्मों को जारी करने का सुअवसर मिला। जलवायु अनुकूल और ज़्यादा उपज देने वाली इन किस्मों से उत्पादन बढ़ने के साथ हमारे अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती की ओर भी तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। आज उनके अनुभवों को करीब से जानने का मौका मिला। इस दौरान हमने प्राकृतिक खेती के लाभों पर भी विस्तार से चर्चा की। बदलते मौसम की मार से किसानों को बचाकर उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए मोदी सरकार का जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलों पर है। पूसा में पीएम मोदी ने फसलों की ऐसी 109 किस्मों को लॉन्च किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से खास बातचीत की। हमारे साथ मंत्री जी हैं भागीरथ चौधरी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। भागीरथ जी, जब हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात करते हैं तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी जरूरत है और भारत दुनिया को क्या दे सकता है? देखिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में चाइना को पीछे छोड़ दिया जनसंख्या के आधार पर। आज हमारा देश, मैं कह सकता हूं कि आज यदि जनगणना हो तो 148 करोड़ जनसंख्या हमारी देश की हो गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा एक यहाँ जनसंख्या है, और उसके लिए चाहे खाद्यान्न हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फल हो, फूल हो, उसमें आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है, ये कृषि प्रधान देश है, और जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। मैं कह रहा हूं, मैं बात करूं 2014 के पहले यहाँ की जो किसान उपज करता है उसकी एमएसपी की बात करूं तो 2014 के पहले और आज 2024 में 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना तक एमएसपी बढ़ाई है। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि ये देश चाहे अनाज ही नहीं, धान ही नहीं, दलहन और तिलहन ही नहीं, और चाहे फल हो चाहे फूल हो, सब में आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और क्यों ना हो, हमारा अन्नदाता जो हमें खिलाएगा उसे ना सिर्फ देश खाएगा बल्कि भारत दुनिया को भी खिलाएगा। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पूसा। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने पीएम और देश के वैज्ञानिकों की कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने की पहल का स्वागत किया। कृषि राज्य मंत्री से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। प्रधानमंत्री ने आज बीजों की 109 वैरायटी को लॉन्च किया है, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, आज जो पीएम की जो घोषणाएं हुई है, खास करके बीज को लेकर, वो क्या घोषणाएं? सबसे पहले मैं आप सबों को बधाई दूं कि प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत काम किया है। आज किसानों के बीच में जाकर, वैज्ञानिकों के बीच में जाकर उनकी बात को समझना, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देना, ये बहुत बड़ी बात हुई है, अद्भुत बात हुई है। आजादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। इसलिए आज का जो प्रयोजन है 109 वेराइटीज को, नए किसानों को जागृत करना, नए किसानों को समझाना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो किसान जो उन्नत जो खेती करेंगे, जो नई नई खेती की जो वैरायटी आई है, तो ऐसा खेती करें जिसमें पानी की बचत हो। हम वैज्ञानिक को आज जो हमने देखा है, मैं बहुत प्रफुल्लित हूं और बहुत गौरवान्वित हूं कि उनको कैसे बधाई दूं कि उन्होंने ऐसे कामों को किया है जो किसान के हित में, उनके परिवार के हित में, उनके मेहनत के हित में, उनके लागत के हित में अद्भुत काम किया है। इसलिए मैं 100 बार उनको बधाई देता हूं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, और जिन्होंने बताया कि आज जो 109 वैरायटी के जो बीजों का जो लॉन्चिंग प्रधानमंत्री ने किया है, उससे किसानों को न केवल उनके आय में आमदनी होगी बल्कि पानी की बचत भी होगी, और किसानों को नए नए अवसर भी मिलेंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ धीरज कुमार,
न्यूज़ दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल एवं जैव सुदृढ़ किस्में जारी करने पर किसानों ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद किसानों ने कहा कि ICAR की तरफ से अनुसंधान किए गए इन बीजों से किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। किसानों से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। नई पद्धति को हमें अपनाना चाहिए जरूर। जैसे हम समाज में जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं तो हमें समय के साथ बदलना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मोटा अनाज हम मान लीजिए हम बाजरा उगाते हैं, जवार उगाते हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स आप बना के लोगों को दीजिए, उनको एक ऑप्शन दीजिए। कई लोग कैंटीन में जा रहे हैं, उनको समोसा एक ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वहीं पे एक उनको मोटे अनाज की इडली दीजिए, डोसा दीजिए, एक ऑप्शन के साथ उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस 2017 से कार्य चल रहा है, श्रीअन्न पे बातें हो रही हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनको वो सामान मिल नहीं रहा है। रो फॉर्म के अलावा उनको प्रोसेस करके भी हमें देना होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कृषि वैज्ञानिकों का। उन्होंने इतनी अच्छी किस्म हमें दी, जैसे बाजरे की किस्म दी है जिसमें 70 दिन में हमें जो उपज मिल जाती है। नॉर्मली उसके लिए हमें 120 दिन 100 से 120 दिन का बीज का टाइम लगता है, तो हमें जो 30 दिन जो मिल जाते हैं तो वो हमें फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री से इसी विषय में बात हुई। उन्होंने जैसे कि आप इसका भंडारण कैसे करते हैं और खाद के बारे में बात हुई। तो और उन्होंने खुद जाके जो है ग्राउंड में जाके खेत में जाके देखा, फसल को चेक किया, तो वो सारी बातें हुई। और जानकर हमें अजीब भी लगा, अच्छा भी लगा कि उन्हें हमसे ज्यादा किसानी के बारे में पता था। आज ऐसी ग्राउंड रियलिटी पे मिलके जो महसूस किया, वाकई में वो किसानों की आय दुगनी करने की और साथ में पूरे देश भर की जितनी जनसंख्या है हमारी, उसको पौष्टिक आहार का मतलब खिलाने की बातें कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है भी हमारे भारत में मोटा अनाज जिसको मिलेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग खाते थे उसमें ताकत थी, उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। और वो सोच रहे हैं भी इससे जलवायु के अनुकूल जो वैरायटीज आ रही हैं, जिससे फार्मरों की आमदन तो बढ़े, साथ में हमारे पूरे देश भर के जितने भी लोग हैं उनको पौष्टिक आहार मिले, जिससे बीमारी कम हो। जो हमारी ICAR में नई वैरायटियां यहाँ पे आज लॉन्च की गई हैं, तो ये क्या है, हमारी कम समय की हैं, जो हमारी 70 दिन में तैयार हो रही हैं। तो जैसे ही हमारा मई जून में इनकी जो है नर्सरी गिर जाती है, तो क्या है कि हमारी कटाई 70 दिन में हो जाएगी। तो जब मौसम में परिवर्तन होगा तो उससे पहले ये फसल हमारी घर पे आ जाती है। फिर दूसरी बात, मोटे अनाज में जो है हमारी लागत कम होती है, तो लागत कम होगी तो आय किसान की बढ़ेगी, तो वहां पे हमारी किसान की आय बढ़ रही है। और मोटे अनाज खाने से जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितनी बीमारियां हो रही हैं, भी शुगर के पेशेंट भी हैं, BP के भी हैं और कैंसर के भी हैं, जो कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो लोग पहले मोटे अनाज को खाते थे। तो ये बीच में हमारे सभी किसान भाइयों ने ये सब चीज बंद कर दी थी, उगानी भी बंद कर दी थी और खाना भी बंद कर दिया था। तो इससे क्या है, वो घर घर तक मोटा अनाज जाएगा और बच्चे बुजुर्ग सभी हमारे किसान भाई सब इससे स्वस्थ होंगे। जिस तरह से हम पहले अपने खेतों में कर भी रहे हैं और प्रणाली प्रबंधन करके भी हम अपनी लागत को कम करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया सभी किसानों को और सबका फीडबैक भी लिया कि आप क्या क्या और चीजें चाहते हैं कि जिससे कि किसानों का फायदा हो, और एक मैसेज भी दिया भी आप नई टेक्नोलॉजीज को अपना के, नई वैरायटीज को अपना के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरीबुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरीबुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी तरह के वित्तीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर उसे नकार दिया है। अपने आधिकारिक बयान में अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़तोड़ वाला चयन है, जो तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफा कमाने के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए है। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं।
बदनाम करने के मकसद से बार बार लगाए जा रहे भ्रामक आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की जा चुकी है, जो निराधार साबित हुए हैं और जिन्हें जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। ये दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं। इसके अलावा अनिल आहूजा अडानी पावर 2007-2008 में निवेश कोष के नामित निदेशक थे और बाद में 2017 तक अडानी एंटरप्राइजेस के निदेशक थे। हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लिखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यवहारिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के घेरे में आए एक बदनाम शॉर्ट सेलर के लिए हिंडनबर्ग के आरोप भारतीय कानूनों के प्रति पूर्ण अवमानना रखने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए भ्रामक बयानों से अधिक कुछ नहीं है। हिंडनबर्ग समूह पर अपने फायदे के लिए दूसरे समूहों पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने और तथ्यों की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। अडानी समूह ने भी आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन कारणों पर जिनके चलते हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती दिख रही है। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि हिंडनबर्ग खुद ही भारतीय जांच एजेंसियों के घेरे में है और सेबी ने उन्हें नोटिस थमाया है। ऐसे में जांच के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला करना शक पैदा करता है। अडानी मामले में शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ का मुनाफा कमाया। शॉर्ट सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग समूह ने किंगडम कैपिटल नाम की कंपनी से करार किया। इस कंपनी के सीईओ की पत्नी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की मंशा पर कई सवाल खड़े करती हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन की माने तो हिंडनबर्ग समूह अमेरिकी न्याय विभाग के रडार पर भी है। दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। इस मामले को और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आपको बताते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और कैसे करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है। कंपनी का दावा है कि सूत्रों की मदद से ये धोखाधड़ी सामने लाती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फ़ायदा होता है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंडनबर्ग उन शेयरों को ब्रोकरेज से उधार लेती है जिनकी कीमतें भविष्य में गिरने वाली हैं। जब शेयरों की कीमत गिर जाती है तो ये गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है जिसमें अंदाज़ा सही होने पर बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अंदाज़ा गलत होने पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आरोप है कि हिंडनबर्ग भी ऐसे ही मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो एक विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध हैं कि वे भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ माधवी पुरीबुच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए।
जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने आईपीई प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन हेडक्वार्टर से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। चटगांव में तख्ता पलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आईं। चटगांव के ऐतिहासिक चिरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। पिछले 8 महीनों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। पीएम मोदी की गारंटी पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। हर घर तिरंगा को लेकर भी पूरे छत्तीसगढ़ में तैयारी की जा रही है। तमाम मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बात की हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को 8 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 8 महीनों में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं। सर, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए 8 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार बहुत सार्थक कदम उठाई है और कई वादा हम लोगों ने पूरा किए हैं, जिसमें एक तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति शपथ लेने के दूसरे ही दिन पहले कैबिनेट में हमारी सरकार ने लिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ और प्रति क्विंटल का कीमत 3100 रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 70 लाख से ज़्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रति महीना 1000 रुपया उनके खातों में दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं और जो गरीबों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना कहलाता है उसका कीमत 4000 रुपया प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं। सर, छत्तीसगढ़ में दस्ते में जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है, लगातार नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं और कई नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। हाँ, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ के जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी हम लोग 7-8 महीने में 146 नक्सली मार गिराए हैं और 1000 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण और
उनकी गिरफ्तारी हुई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण करें ताकि उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ पाएं। अंतिम सवाल, हर घर तिरंगा अभियान। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 9 से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा पखवाड़ा मनाना है और हर घर में लोग तिरंगा फहराएं। इसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसकी पूरी तैयारी हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किया है। शुक्रिया सर। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म कर नृशंस हत्या का जो मामला है वो अपने आप में वहां पर काफ़ी तूल पकड़ गया है और इस मामले के बाद प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखा और तत्काल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से पश्चिम बंगाल मामले में नेशनल की एक टीम भेजने का अनुरोध करता हूं। साथ ही सख्ती से सुरक्षा प्रोटोकॉल जिसमें अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाना शामिल है, इस पर ध्यान दिया जाए। चिकित्सा और संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत संस्थाओं की पहुंच पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस घटना से मेडिकल समुदाय काफ़ी सदमे में है। मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय परामर्श सेवाएं प्रदान करने और एक योजना बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगा और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की स्थापना की जाए। डॉक्टरों को ऑन कॉल ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इसके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश आई हैं। तो राष्ट्रपति 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आई हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।